अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टेड शॉट। आज हमने करना है जी MGT 111 का लेसन नंबर 5 विच इज़ बिहेवियरल स्कूल। अच्छा जी, आई एम सॉरी, वॉल्यूम थोड़ा कम होगा, रात के पहर रिकॉर्डिंग हो रही है तो क्लास लग सकती है। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं हम बिहेवियरल स्कूल के साथ। बेसिकली बिहेवियरल स्कूल का ये मानना है कि लोग ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह का बिहेवियर शो करते हैं, उनके बिहेवियर पर एनवायरनमेंट के क्या असरअंदाज होते हैं और उनकी वो अपने बिहेवियर से किस तरह का इर्द गिर्द का माहौल क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली बात सारी है बिहेवियर की। नाम से ही पता चल रहा है, जो कि साइकोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट ने जिस तरह के बिहेवियर को डिस्कस किया, ये ऑलमोस्ट वही चीज़ है। यहाँ पे क्वेश्चन इन्होंने किया है कि व्हाट इज़ बिहेवियर। बिहेवियर को डिफाइन किया जाता है बेसिकली एक्शन जो लोग दिखाते हैं, जो एक्शंस वो कर रहे होते हैं, जो हम देख सकते हैं, उसको बिहेवियर कहा जाता है। अगर आप मज़ीद डिटेल में जाएँ तो उसमें आपका अनसीन एटीट्यूड्स, आपकी फीलिंग्स, आपकी जो छुपे हुए आपकी ज़ात होती है, जो आप लोगों को नहीं दिखाना चाहते, अनसीन एटीट्यूड्स जिन्हें कहा जाता है, आपकी कोई चाहतें, कोई मोहब्बतें, कोई जालसी फैक्टर्स, कुछ मतलब बहुत सारी चीज़ें एक इंसान के अंदर छुपी होती हैं, एक समंदर की तरह होता है। वहीं यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि अगर जो जैसे आइस ब्लॉक्स या आइसबर्ग्स होते हैं पानी के अंदर, तो उसमें जो सबसे ऊपर की तह दिख रही होती है, दैट इज़ बिहेवियर। और उसके बाद नीचे की छुपी हुई तहें होती हैं जिनमें आपका अनसीन एटीट्यूड होता है, जो या तो आपके कोई बहुत क्लोज्ड वन बता सकते हैं या फिर आप अपनी ज़ात को खुद ही इलैबोरेट कर सकते हैं, वो नहीं पता चल पाता। अच्छा जी, हमारे पास यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है कि ह्यूमन रिलेशन स्कूल और बिहेवियरल स्कूल में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, वो क्या हैं इन्हें हम देख लेते हैं। बोथ फोकस ऑन मोटिवेशन ऑफ पीपल। जाहिर है रिलेशन स्कूल ने भी कहा है कि लोग एक दूसरे से मिलकर काम करें, टीम वर्क करें, तो बेहतर रिजल्ट आएगा। यहाँ पर बिहेवियरल स्कूल वालों का भी यही मानना है कि मोटिवेट किया जाए लोगों को। सेकंड है बोथ एम्फसाइज क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन से सही मैसेज डिलीवर होता है, सही काम होता है, सही नताइज निकलते हैं। कम्युनिकेशन इज़ द की। द emphasize interpersonal relationship, how people relate with each other। मतलब कि आपके लोगों के एक दूसरे के साथ रिलेशन किस तरह के हैं। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में लोग अच्छे रिलेशंस रख रहे हैं तो वहाँ का एनवायरनमेंट प्लेजेंट होगा, अगर नहीं है तो उसके ऑपोजिट होगा। बोथ लुक एट इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर, बिहेवियर ऑफ पीपल इन द ग्रुप एंड इंडिविजुअल बिहेवियर। आपको ये देखना है कि कुछ लोग वैसे शायद बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब उनको ग्रुप में काम करने को कहा जाता है तो वो इतना कोई ख़ासा अच्छा बिहेव नहीं करते, या वहाँ पर कोई उनका नापसंदीदा फैक्टर होता है जिस वजह से वो अच्छा बिहेव नहीं करते। तो ये चीज़ें ऑब्ज़र्व करनी दोनों तरह से ज़रूरी हैं कि सेपरेटली भी इंसान का बिहेवियर ऑब्ज़र्व किया जाए और उसको जब वो ग्रुप में काम कर रहा है तब भी किया जाए। अच्छा जी, बिहेवियरल में हमारे पास 2 कंट्रीब्यूटर्स हैं, जिसमें डगलस मैक्ग्रेगर हैं और अब्राहम मैस्लो हैं। अब्राहम मैस्लो को साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी वाले बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे और डगलस को हम अभी जान लेंगे। इन्होंने बेसिकली हमें दी है थ्योरी ऑफ एक्स एंड थ्योरी ऑफ वाई। बेसिकली ये इनकी नेगेटिव और पॉजिटिव असम्पशंस हैं। इनके मुताबिक या इंसान एक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग है या इंसान वाई थ्योरी के अकॉर्डिंग है। अब उसमें असम्पशंस क्या हैं? एक्स थ्योरी में इनके अकॉर्डिंग इंसान जो है वो, उसको काम भी पसंद नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी नहीं लेना चाहता, वो चाहता है कि उसको कोई सुपरवाइज करे क्योंकि वो खुद बहुत लेजी है। और थ्योरी वाई में उसकी अजम्पशन ये है, एक ऐसी पर्सनालिटी की अजम्पशन जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सेप्ट करता है, अपने हम कहेंगे कि पावर्स का अच्छा इस्तेमाल करता है, क्रिएटिव है और कैन वर्क एज नेचुरल एज रेस्ट और प्ले। मतलब अपना, उसको पता है कि कब आराम करना है, कब काम करना है, अपने टाइम पर वो अपना काम मुकम्मल करना जानता है। तो ये दो पर्सनालिटीज़ हैं अकॉर्डिंग टू डगलस, जो जिनका मानना है कि या तो इंसान इस तरह का है अकॉर्डिंग टू थ्योरी एक्स और अकॉर्डिंग टू थ्योरी वाई, वो इन्हीं दो पर्सनालिटीज़ में से एक है। मैस्लो की नीड ऑफ हायरार्की हम सब अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। बेसिकली इन्होंने कहा है कि सबसे पहले इंसान की साइकोलॉजिकल नीड्स आती हैं, उसके बाद उसकी सेफ्टी की, तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरियात हैं, फिर उसके बाद उसकी चाहतों की, मोहब्बत की उसको ज़रूरत है, रिश्तों की उसको ज़रूरत है, फिर उसका वक़ार, उसकी इज़्ज़त है, और सबसे एंड पर सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन है, जहाँ पर कोई-कोई इंसान पहुँच पाता है। बेसिकली ये कि अगर मैं किसी
किसी एक चीज़ में बहुत अच्छी हूँ और वहाँ पर मैं अपना बेस्ट दे सकती हूँ और मैं उस चीज़ को ऑप्ट करूँ और वहाँ पर मैं अपना बेस्ट दूँ। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के मतलब अपने आप को मैं हाईएस्ट लिमिट तक इस्तेमाल करूँ, अपना अच्छा हाईएस्ट यूज़ करूँ। सोसाइटी में अपने बिहेवियर के ज़रिए हर तरह से, दैट इज़ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि मैं अपनी ज़ात को पहचानूँ और उसके बाद अपनी जितना पॉसिबल है उतना आउटपुट अपनी ज़ात से दूँ, जिस भी चीज़ में मैं अच्छी हूँ। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आता है सिस्टम स्कूल। सिस्टम स्कूल में है 3 कंट्रीब्यूटर्स, फेरमोंट ई कैस्ट, जेम्स ई रोज़ेनज़्विग और विलियम स्कॉट। सिस्टम जो है वो हमारे पास साइंस से, बायोलॉजी से, सोशियोलॉजी से, हर जगह से सिस्टम का वर्ड हमें देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। बेसिकली यहाँ पर बात की जाती है इकोसिस्टम की। सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सोलर सिस्टम है, इरिगेशन सिस्टम, मतलब इट्स लाइक दैट काइंड ऑफ सिस्टम कि हर चीज़ के लिए हम सिस्टम का वर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनिक सिस्टम्स हैं, जो इंसानों के निज़ाम हैं, वो कभी भी स्टैटिक नहीं होते। ऑर्गेनिक सिस्टम उसी तरह बिहेव करता है जैसे उसे बाहर से कोई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जैसा बिहेव कर रही होती है, क्योंकि अगर कंप्यूटर है उसके अंदर आपने कुछ फीड कर दिया है, वो वैसा ही स्टैटिक रिस्पॉन्स देता है सिस्टम। लेकिन एक ऑर्गेनिक सिस्टम हमेशा एनवायरनमेंट की बेसिस पर ही रिस्पॉन्ड देगा। इस थियरी के दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। एक तो ये है कि यूनिफाइड पर्पसली सिस्टम, जो गेस्टॉल्ट वालों का बेसिकली मानना है कि ये कहते हैं कि आपको एज अ होल चीज को देखना चाहिए बजाय उसके पार्ट्स के सम के। और दूसरा ये कहते हैं कि सिस्टम स्कूल व्यूज ऑर्गेनाइजेशन एज यूनिफाइड पर्पसफुल सिस्टम कंपोज्ड ऑफ इंटर रिलेटेड पार्ट्स लाइक नेचर। वही बात दोनों दफा एक ही ऑलमोस्ट सेम बात की गई है कि आप चीज को उसको होल में देखें, उसकी यूनिटी में देखें, और बजाय उसके पार्ट्स को देखने के। वो पार्ट्स आपको इंटर रिलेटेड लगेंगे, वो एक जैसे पार्ट्स हैं, तो उनका यूनिफाइड इम्पैक्ट ज्यादा आएगा एज कम्पेयर टू देयर सम। पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं। हमें उस ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल देखना होता है कि वो किस तरह काम कर रही है, क्योंकि वो हमेशा डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू उसके जो पार्ट्स काम कर रहे हैं। मे बी उसका कोई एक पार्ट है जो बहुत ख़राब काम कर रहा है, लेकिन बाकी पार्ट्स इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि ओवरऑल वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा काम कर रही है, तो दैट इज़ डिफरेंट। तो की कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बेसिकली क्या हैं? सब सिस्टम्स होते हैं छोटे छोटे पार्ट्स जो मिलकर होल बनाते हैं। सिनर्जी क्या होता है? सिनर्जी यही बात है कि होल जो है वो हमेशा पार्ट्स के सम से ज़्यादा अच्छा और इफेक्टिव होता है। सिस्टम बाउंड्री इज लाइक के सिस्टम और सिस्टम से बाहर की दुनिया इज सिस्टम बाउंड्री। ओपन एंड क्लोज सिस्टम क्या है? कि सिस्टम दैट इंटरैक्ट्स विद इट्स एनवायरनमेंट वो ओपन सिस्टम है, जो नहीं इंटरैक्ट करता दैट इज क्लोज सिस्टम। और फीडबैक क्या है? कि जो इंफॉर्मेशन, जो लोगों का रिस्पॉन्स उस ऑर्गेनाइजेशन को आता है, दैट इज फीडबैक। तो बेसिकली ये हमारे पास इन डिटेल, सिस्टम स्कूल को इतना डिटेल में डिस्कस नहीं किया गया बेसिकली। इन्होंने यहाँ पर यही कहा है कि आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें उन चीज़ों को जो होल में है एज कम्पेयर टू छोटे छोटे पार्ट्स की डिटेल में जाने को। और इन्होंने छोटी सी टर्म्स हैं जिनको डिफाइन किया है को, बहुत थियरीज में हम यहाँ पर नहीं गए हैं। बेसिकली कहने का मकसद ये है कि आप ये नहीं कह सकते कि कोई एक थियरी दूसरी थियरी से बहुत बेहतर है या बहुत हेल्पफुल है। जब आप सारी थियरीज पढ़ते हैं तो क्या होता है कि आपको चीज़ों को समझने में और हिस्ट्री को, पास्ट को समझने में बहुत हेल्प हो जाती है। क्लासिकल थियरीज हेल्प अस अंडरस्टैंड द मैकेनिकल एस्पेक्ट्स। जो हमने क्लासिकल थियरी पढ़ी उसने हमें हेल्प किया कि हम जो है वो इंसान का जो मैकेनिकल एस्पेक्ट है, जो वो एज अ मशीन या एज अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, उसको समझने में क्लासिकल थियरी हमें मदद करती है। उसके ऑपोजिट ह्यूमन और बिहेवियरल, हमें इंसान के ह्यूमन एस्पेक्ट्स को, उसकी नीड्स को, उसके कोऑर्डिनेशंस को, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को समझने पर तवज्जो देती है। और जो सिस्टम है वो ओवरऑल सिस्टम कैसे काम करता है उस पर तवज्जो देती है। तो ये है कि हर चीज़ अपनी जगह पर अहमियत रख रही है, तभी हम उसको पढ़ रहे हैं। अगर इनकी कोई वैल्यू ना होती तो शायद ये हमारे कोर्स में ना होते। तो इसलिए ये नहीं सोचना कि कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है। सारी इंपॉर्टेंट है, सारी अच्छी हैं, पेपर्स में जो मेन मेन है वही आती हैं लेकिन वैसे सारी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। और एनी क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह जी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर।